Hi, dear students, learners, and all my seniors and juniors who are here on this channel, who is watching me on this channel. You all are welcome here warmly. I hope you would have enjoyed all the previous videos I have created so far and uploaded. All the things I have uploaded so far, we have tried consciously to do everything to our deepest insight or level. Everything is explicit, and I want to just add the information as much it is possible from the different sources like internet, from the textbook, and all the information we have gathered already. You know that if you talk about the epistemology, it is completely the ocean. It is not completely limited to a single bucket of water. So as much as you practice of something else, you have immense knowledge of that thing. So I think that we are going to now cover block number 2 of psychopathology of BPC 014. And before this, we have already covered all the units of block number 1 of BPC 014 of psychopathology. All the parts we have covered in multiple videos, and they are in part number 1, part number 2, and so on. So far, you would have enjoyed all these videos. You can leave your own opinion in the comment box, and we would just try to work on it as much as it is possible. By then, just take care of yourself and enjoy all the parts and videos of block number 2 with all the units. Hi, welcome on this channel. Now we are going to proceed now for block 2 of BPC 014 of psychopathology. So I hope you would have enjoyed block 1, all the units, and I created the videos in different parts of I uploaded them, and it is available in the playlist. So we start with the unit 1 of block 2. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आखिर में हाई क्या इस यूनिट 1 में। इसमें चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डिसऑर्डर दे रखे हैं। आपको चाइल्ड के बारे में पता होगा, एडोलेसेंट के बारे में भी दे रखा होगा क्या मीनिंग होते हैं। कहते हैं चाइल्ड और एडोलेसेंट में जो गड़बड़ी होती है, उनके सोचने समझने की जो डिसऑर्डर हो जाती है, उनके ऊपर इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो खास करके अभी इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ चाइल्डहुड डिसऑर्डर को करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 1.0 चलते हैं, और यह है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दे रखे हैं कि ऑल्दो it is sometimes assumed that childhood and adolescence are times of carefree bliss. As many as 20% of children and adolescents have one or more diagnosable mental disorder. कहते हैं कि भले ही कभी कभी एस्यूम की जाती है। एस्यूम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सत्य मान लेना, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही उसको ट्रू मान रहे हो, बस इसी को एस्यूम कहा जाता है। तो कभी कभी आप ऐसे ही एस्यूम कर लेते हैं कि चाइल्डहुड और जो एडोलेसेंस हैं, ये केयर फ्री ब्लिस का एक टाइम होता है। मतलब इसमें कोई भी चिंता नहीं होती है बच्चों को, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कोई बर्डन नहीं होता है चाइल्ड के ऊपर, हमें ये करना है, वो करना है, हमें ये जिम्मेदारी है, हमें वो जिम्मेदारी है। तो ये सब केयर फ्री ब्लिस होती है, क्योंकि कहते हैं कि चिल्ड्रन और एडोलेसेंट में से जो 20% है, ठीक है, हैव वन और मोर डायग्नोजेबल मेंटल डिसऑर्डर्स। इनमें से एक या अधिक ऐसे होते हैं जिनमें डायग्नोजेबल मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। डायग्नोजेबल मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होते हैं कि उनके दिमाग में गड़बड़ी तो होती है, लेकिन उस गड़बड़ी का क्या कारण है ये समझ लिया जाता है। इसी को डायग्नोजेबल कहा जाता है। मोस्ट ऑफ these disorders may be viewed as exaggerations or distortions of normal behavior and emotions. और इनमें से अधिकतर डिसऑर्डर होते हैं, इन्हें जो है वो
नॉर्मल बिहेवियर या इमोशंस में जो डिस्टॉर्शन होती है, मतलब ख़राबी होती है या एग्जरेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है या कम होती है, काफ़ी ज़्यादा बेकार सी हो जाती है, तो उनके नज़रिए से देखा जा सकता है। आगे दे रखे हैं इसमें कि लाइक एडल्ट्स चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स वेरी इन टेम्परामेंट। कहते हैं एडल्ट की तरह जो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वो अलग अलग होते हैं। सम आर शाय एंड रेटिसेंट, अदर्स आर सोशली एक्जुबरेंट। कुछ जो होते हैं शाय होते हैं, रेटिसेंट होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो सामाजिक रूप से एक्जुबरेंट होते हैं। तो कहते हैं जो ऐसे होते हैं वो कुछ जो है शाय होते हैं और रेटिसेंट होते हैं। रेटिसेंट का मतलब होते हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि अपने बारे में दूसरों को बताएं, और दूसरे होते हैं जो सोशली एक्जुबरेंट होते हैं। एक्जुबरेंट का मतलब होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, तो उनसे वो बड़े होते हैं, जिसे को एक्जुबरेंट कहा जाता है। सम आर मैथेटिकल एंड कॉशस, कुछ मैथेटिकल होते हैं और कुछ कॉशस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि इम्पल्सिव होते हैं और केयरलेस होते हैं। इम्पल्सिव का मतलब ना इधर देखा ना उधर देखा, किसी चीज़ में तुरंत लग गए। या केयरलेस होते हैं। वेदर ए चाइल्ड इज़ बिहेविंग लाइक ए टिपिकल चाइल्ड और हैज़ ए डिसऑर्डर, कहते हैं कि चाहे चाइल्ड जो है उनमें कोई सामान्य तरीके से बिहेव करते हैं या उनके अंदर में डिसऑर्डर होती है, कोई खराबी होती है, इज़ डिटरमिन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्पेयरमेंट। यह जो है इम्पेयरमेंट की उपस्थिति के से निर्धारित। इम्पेयरमेंट का मतलब होते हैं कि कोई मानसिक या दिमागी जो है कोई चीज़ उनका क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कारण से उनको उनमें फंक्शन करने की संभावना सही से नहीं बन पा रही है। एंड द डिग्री ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड टू द सिम्टम्स, और ये भी देखा जाता है कि जो लक्षण जो ढूंढ लिया गया है उस लक्षण से कि जो स्तर है या डिस्ट्रेस जो है जिससे उनको परेशानी हो रही है उनकी डिग्री कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, ए 12-year-old गर्ल मे बी फ्राइटेंड बाय द प्रॉस्पेक्ट ऑफ डिलीवरिंग ए क्लास रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ अर क्लास। एग्जाम्पल पर दे रहे हैं कि पूरी क्लास के सामने में एक 12 साल की जो लड़की है वो मतलब जो है डरी हो सकती है अपने जो प्रॉस्पेक्ट होते हैं, खास करके बाय द प्रॉस्पेक्ट और डिलीवरिंग ए रिपोर्ट, इस उम्मीद से कि वो मतलब अपनी जो रिपोर्ट है वो क्लास को सौंपेगी या उसको देगी। दिस फियर वुड बी व्यूड एज सोशल फोबिया, और इसी जो फियर या डर है उसको सामाजिक जो डर है उसके रूप में जो है देखे जाएंगे। ओनली इफ़ हर फियर्स वर सीवियर इनफ टू कॉज सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट्स एंड डिस्ट्रेस, और यह केवल तभी मात्र होते हैं जब उनके जो डर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरे होते हैं और ये जो सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट या डिस्ट्रेस हैं उनका कारण बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हैं द मेंटल डिसऑर्डर्स दैट चिल्ड्रन कैन डेवलप आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो कि मेंटल डिसऑर्डर जिनके अंदर हो सकते हैं उनको 2 भागों में या 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला है डिसरप्टिव या इसी को एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी या ADHD जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, कंडक्ट प्रॉब्लम आते हैं, और इमोशनल और इंटरलाइजिंग बिहेवियर और डिसऑर्डर आते हैं जैसे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन है। तो ये 2 प्रकार के जो है डिसऑर्डर इसमें दिए गए हैं। पहला ADHD दे रखे हैं और दूसरा एंग्जाइटी डिप्रेशन दे रखे हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में आप पूरा विस्तारपूर्वक आगे जानेंगे कि क्या क्या होते हैं, किन किन कारणों से ये सारी चीज़ें होती है। इन दिस यूनिट वी वुड फोकस ऑन टाइप्स ऑफ इंटरलाइजिंग एंड एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। कहते हैं कि बाहरी जो होते हैं, बाहरी जो चीज़ों को देखते हैं उनसे जो उनके अंदर गड़बड़ी आती है उनको नहीं एनालिसिस कर पाते हैं, उसको एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। और अपने अंदर की जो जैसे कि एंग्जाइटी डिप्रेशन है उनकी जो चिंताएं होती है इसको इंटरलाइजिंग कहा जाता है। तो इन दोनों के ऊपर जो है इस यूनिट में हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। We will also discuss in depth the etiology and treatment involved in this disorder। कहते हैं हम जो है इनकी जो इटियोलॉजी है मतलब इनके जो कारण हैं या जो ट्रीटमेंट है जो इन डिसऑर्डर में शामिल है इनको भी गहराई से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।
अब कहते हैं 1.1 में कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आखिर में इसका उद्देश्य क्या है। तो आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, कहते हैं इस यूनिट को रीड करने के बाद आप किस चीज़ के लायक हो जाएंगे। तो कहते हैं इसमें कि डिफाइन इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर है उसको डिफाइन कर पाएंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, कहते हैं अलग अलग प्रकार के जो इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर है उनको आप वर्णन कर पाएंगे। दैट आर मोस्ट लाइकली टू अराइज इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, जो कि ज़्यादा संभावना होती है ऐसे जो डिसऑर्डर होते हैं वो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में होने की। एडोलेसेंस वही होते हैं मोस्टली 13 से 17 ईयर्स का जो एज होते हैं उसी को एडोलेसेंस कहा जाता है। एक्सप्लेन द एटियोलॉजी कॉजेज ऑफ दिस डिसऑर्डर, और ये जितनी भी गड़बड़ी है उनके क्या कारण या एटियोलॉजी है इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दिस डिसऑर्डर, अब ये गड़बड़ी तो हम पहचान लिए, कारण तो पहचान लिए, लेकिन इन सभी जो डिसऑर्डर है उनके क्या आखिर में निदान है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इलाज होगा, इनके भी अलग अलग प्रकार के बारे में हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। अब आगे है 1.2 में। 1.2 में है क्लासिफिकेशन ऑफ चाइल्डहुड डिसऑर्डर, कहते हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर को यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है या क्लासिफिकेशन किया गया है। दे रखे हैं कि एन इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव विद इन विच टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन मेंटल डिसऑर्डर्स इज डेवलपमेंटल, कहते हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जो दृष्टिकोण है जिसके तहत जो है बच्चों की मेंटल डिसऑर्डर को जो है समझा जाता है वह है डेवलपमेंट, उनका विकास। बाय इट्स नेचर चिल्ड्रंस बिहेवियर फ्लक्चुएट ओवर टाइम, और स्वभाव से देखा जाए तो चिल्ड्रन का जो आदत है या व्यवहार है ये समय के साथ बदलता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। One of the biggest challenges for parents and psychologists is to distinguish between normal developmental changes and the emergence of a disorder, atypical changes। कहते हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज जो पेरेंट्स और साइकोलॉजिस्ट के लिए होता है वो ये होता है कि जो नॉर्मल जो विकास में जो परिवर्तन है और जो डिसऑर्डर जो अचानक से आ जाती है उनके बीच में भेद करना, उनके बीच में अंतर निकालना। Development is also an important consideration in determining whether early signs of disorder will emerge as a full-blown disorder, develop into different disorder or resolve into healthy functioning। कहते हैं जो डेवलपमेंट है एक इम्पॉर्टेंट विचार विमर्श की बात होती है यह निश्चित करने के लिए कि शुरुआत के जो डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं ये पूरी तरीके से जो है डिसऑर्डर के रूप में आएंगे फ्यूचर में, और ये अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर के रूप में भी डेवलप हो सकते हैं या और रिजॉल्व इनटू अ हेल्दी फंक्शनिंग, या ये सब आगे आकर के ठीक होकर के अच्छा खासा काम भी कर सकते हैं। To classify abnormal behavior in children, psychologists must first consider what is normal for a particular age। कहते हैं अगर हम बच्चों में एबनॉर्मल बिहेवियर को अलग अलग करने जाएंगे या उनको करने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो है उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो नॉर्मल जो पर्टिकुलर जो एज होती है नॉर्मल के लिए उनको कंसिडर करनी चाहिए। व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर ए पर्टिकुलर एज, मतलब हर एक एज में जो है बच्चा अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, तो जब एज का पता नहीं रहेगा तो फिर उस बिहेवियर को हम अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर भी एबनॉर्मल बिहेवियर तभी पता पड़ेगा जब हम उसकी एज के अकॉर्डिंग टू जाएंगे। The diagnosis for a child who lies on the floor kicking and screaming when he or she does not get his or her way must take into account whether the child is 2 years old or 7। कहते हैं किसी बच्चे के रोग का जो लक्षण है वो तभी इस बात पर में आती है कि who lies on the floor kicking, कि वो ज़मीन पर पैर पटकते पटकते लेट जाता है या चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है when he or she does not get his or her way, जब उसे अपना रास्ता नहीं मिल पाता है। तो must take into account, तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में लेनी चाहिए कि उस समय बच्चा 2 साल का है या 7 साल का है, whether the child is 2 years old or 7। The field of developmental psychopathology studies disorders of childhood within the context of normal lifespan development।
और डेवलपमेंटल जो साइकोपैथोलॉजी का जो क्षेत्र है वो चाइल्डहुड के डिसऑर्डर को खास करके स्टडीज़ करती है, और ये जो नॉर्मल लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है उनके संदर्भ में रख करके करती है। मतलब जो सामान्य जो हमारी जीवन पर्यंत जो हमारा विकास है उनके अनुसार से। हेल्पिंग अस टू आइडेंटिफाई बिहेवियर्स, ये हमें बिहेवियर्स को पहचानने में मदद कर रही होती है। दैट आर अप्रोप्रिएट एट वन स्टेज, जो कि एक स्टेज पर में उचित होते हैं, बट आर कंसिडर्ड डिस्टर्ब्ड एट अनदर, लेकिन दूसरे स्टेज पर में कुछ या गड़बड़ सा मालूम पड़ते हैं। आगे दे रखे हैं कि चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स आर ऑफ्टन कैटेगराइज्ड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स कॉल्ड एक्सटर्नलाइजिंग एंड इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर। और चाइल्डहुड डिसऑर्डर को दो भागों में या दो श्रेणियों में अक्सर जो है बड़े बड़े ग्रुप में बांटी जाती है, जैसे कि एक्सटर्नलाइजिंग और इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि एक्सटर्नलाइजिंग में ADHD आते हैं, जिसमें कि अटेंशन आपके जो डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आते हैं, और इंटरनलाइजिंग में जैसे कि स्ट्रेस आती है, एंग्जाइटी आती है, तो ये सब सारी चीज़ें इंटरनलाइजिंग में आती है। अभी दोनों के बारे में हम आगे जाके बहुत अच्छे से समझेंगे। एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोर आउटवर्ड डायरेक्टेड बिहेवियर्स, वही दे रखे हैं कि एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर होते हैं, ये खास करके इन बातों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं कि बाहर जो उन्होंने देखा उनको देख करके उनके अंदर उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, जैसे वो कितना एग्रेसिव हो गया, नॉन कॉम्प्लायंस हो गया, किसी चीज़ को नहीं माना, ओवर एक्टिविटी करने लगा, या इम्पल्सिवनेस आ गई, मतलब ना इधर देखा ना उधर देखा, किसी चीज़ के ऊपर तुरंत एक्शन ले लिया। एंड इंक्लूड डिसऑर्डर सच एज ADHD, बताया भी था वही चीज़ है। इसमें ऐसे डिसऑर्डर आते हैं जिसमें ADHD आते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर आते हैं CD, एंड अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ODD आते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप अगर इसको चाहे तो याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगा लिखते समय। ADHD, CD और ODD। ADHD हो गया आपका एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, आपका कंडक्ट डिसऑर्डर CD हो गया, और अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ODD हो गया। ठीक है, अब आगे दे रखे हैं कि इंटरनलाइजिंग जो डिसऑर्डर्स हैं आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोर इनवर्ड फोकस्ड एक्सपीरियंसेस, जो मैंने पहले बताया था कि ये हमारे अंदर की जो है प्रॉब्लम होती है, और ये मुख्यतः इनके जो लक्षण होते हैं वो अपने अंदर पे जो में समाहित जो हमारे अनुभव है, इनवर्ड फोकस्ड एक्सपीरियंस और बिहेवियर है। जैसे मान के चलिए डिप्रेशन है, सोसाइटी में आपको सही से नहीं रखा जा रहा है, सोसाइटी से आप बाहर कर दिए जाते हैं, सोसाइटी विड्रॉल हो जाते हैं, या चिंता आपको सताने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है। एंड इंक्लूड चाइल्डहुड एंग्जाइटी, और बचपन की जो चिंता होती है वो भी शामिल होती है, साथ में आपकी जो मूड होती है वो भी इसमें गड़बड़ रहता है। आगे दे रखे हैं कि चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स में एग्जिबिट सिम्टम्स फ्रॉम बोथ डोमेन्स, और चिल्ड्रन और जो एडोलसेंट है वो अपनी इस सिम्टम को दोनों जगहों से जो है वो दिखा सकते हैं, मतलब इंटरनलाइजिंग से और एक्सटर्नलाइजिंग दोनों जगह से। एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर्स आर कंसिस्टेंटली फाउंड मोर ऑफ्टन अमंग बॉयज़ एंड इंटरनलाइजिंग बिहेवियर्स मोर ऑफ्टन अमंग गर्ल्स, एटलीस्ट इन एडोलसेंस अक्रॉस कल्चर्स। कहते हैं अगर पूरी कल्चर में देखा जाए तो जो एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर्स है यह कॉन्सिस्टेंटली या बहुत ज़्यादा या मजबूती तरीके से अक्सर जो है वो लड़कों में पाए जाते हैं, और जो इंटरनलाइजिंग बिहेवियर है वो अक्सर जो है वो लड़कियों में देखी जाती है, कम से कम एडोलसेंस में जो 13 से 19 ईयर्स के बीच होते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो कंप्लीट करते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो है कुछ और सीखेंगे। बाय देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।